शांति की पड़ोसन अनीता सुबह सुबह ही शांति के घर पर आती है और एक विनोद नाम के लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलती है, तुझसे मैंने जिस लड़के की बात की थी ना, यही है वो लड़का। अरे खूब बड़ा घर है इनका, हमारी आरती बेटी खुश रहेगी वहाँ। अरे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर में, नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ है इनके पास। खुश तो रहेगी, लेकिन इतने बड़े घर के लोग मेरी जैसी गरीब माँ की बेटी को क्यों स्वीकारेंगे भला, ये भी तो सोच। और कहीं ऐसा ना हो कि कल को मैं आंख बंद करके अपनी फूल जैसी बेटी को ऐसे अमीर घर में भेज दूं, लेकिन वहां जाने के बाद मेरी बेटी को वो लोग परेशान करने लगे। अरे उन्हें अमीरी या गरीबी से कोई मतलब नहीं है, संस्कारों से मतलब है। और हमारी आरती बेटी तो खूब संस्कारी है। और रही बात परेशान करने की, तो वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ तक कि बहुत ही अच्छे घराने से भी हैं। अच्छी सोच है उनकी, तभी तो उन्हें एक संस्कारी लड़की चाहिए। पर पता नहीं अनीता बहन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मैं एक गरीब मामूली सी औरत हूँ। और अगर कल को कोई बात होती है तो मैं चाह कर भी अमीर लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगी। देख, अरे इसी तरह से अगर डरती रहेगी तू, तो कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाएगी। वैसे भी हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी एक अच्छे घर में हो और उन्हें अच्छा इंसान मिले। तेरी बात बिल्कुल ठीक है अनीता, पर जहाँ बात बराबरी की होती है, वहाँ इंसान चाहकर भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोच सकता। बस यही सब सोचकर मेरा मन पीछे हट रहा है। देख आरती, तेरी बेटी है इसलिए फैसला भी तेरा ही होगा। बाकी अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। मैंने तो आरती बेटी का अच्छा सोचकर ही ये रिश्ता उसके लिए लेकर आई हूँ। बाकी अब तेरी मर्जी है। अनीता की बात सुनकर शांति थोड़ा शांत होकर सोचने लगती है और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो अनीता से कहती है, अनीता शायद तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं इसी तरह से डरती रहूंगी तो कभी भी अपनी बेटी का भविष्य नहीं बना पाऊंगी। उसे हमेशा अपनी तरह गरीबी में ही देखूंगी। इसलिए तू लड़के वालों से बात शुरू कर दे शादी की। शांति की बात सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शांति की बेटी आरती शांति के पास आती है और शांति उसे अनीता द्वारा लाए हुए लड़के की फोटो आरती को दिखाते हुए बोलती है, बेटा तेरी अनीता आंटी ने तेरे लिए एक बड़े ही अमीर घर का रिश्ता ढूंढा है। ये लड़के की फोटो है, जरा एक नजर देख ले, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। माँ, अगर आपको पसंद है तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आप जो भी चुनेंगी मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। आरती के मुंह से ये बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनीता भी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। 2 दिन बाद विनोद अपनी माँ विमला के साथ आरती को देखने के लिए उसके घर पर आता है और विमला बोलती है, देखिए जी, आपकी बेटी तो हमें फोटो में ही पसंद आ गई थी। अब आपके घर की स्थिति को देखते हुए शादी का सारा खर्चा हम करेंगे और आपको बस अपनी बेटी को विदा करके हमारे साथ भेजना है। जी, मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। आप जैसे लोगों के घर जाकर, जिनकी सोच इतनी अच्छी है, वो परिवार कितना अच्छा होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही रिश्ता पक्का कर विमला अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और 1 महीने के अंदर ही आरती और विनोद की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद आरती अपने अमीर ससुराल पहुँच जाती है। आरती के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी से लेकर नौकर तक की सारी सुख सुविधा उसके ससुराल में उपलब्ध थी। ऐसे ही एक सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी आरती अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं माँ से मिले हुए, क्या मैं 2 दिन के लिए उनके पास चली जाऊं? अरे बहू, क्या करना है वहाँ जाकर? क्या रखा है वहाँ पर? माँ जी, वहाँ पर मेरी माँ है, माँ से अनमोल भला क्या हो सकता है? कहीं नहीं जाना, चुपचाप यहीं रहो और घर का जो काम तुम्हें दिया गया है उसे संभालो। पर माँ जी, मुझे अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है, जाने दीजिए ना। एक बार माँ ने मना कर दिया तो बार बार बहस क्यों कर रही हो? कह दिया ना नहीं जाना है तो नहीं जाना है।
अपनी सास और अपने पति की बातें सुनकर आरती चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। आरती को अपने ससुराल में जितना सुख था उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके ससुराल वाले उसे अपनी गरीब माँ से मिलने नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि आरती की अपनी माँ से फोन पर बात भी बिल्कुल न करने के बराबर हो गई थी। ऐसे ही एक दिन आरती अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, माँ नहीं मान रही है तो कम से कम आप ही मान जाइए ना, मुझे मेरी माँ के घर ले जाइए ना। आज तो तुमने मुझे ये बात बोल दी, लेकिन दोबारा बिल्कुल मत बोलना। आ गई बात समझ में? पर क्यों, क्या हो गया है? मेरी माँ क्या आपकी कुछ नहीं लगती है? लगती है या नहीं लगती है ये बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हारे उस टूटे फूटे गरीब घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पता नहीं कैसे मैं एक बार वहां चला गया। मैं तो कभी ऐसी जगह को देखता तक नहीं हूँ। अगर आपको मेरी माँ और हमारे गरीब घर से इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? वो तो तुम बस पसंद आ गई थी इसलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चुपचाप यहीं रहो और अपने गरीब मायके जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। विनोद आरती को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अपनी बेटी से बात किए बिना शांति का भी बुरा हाल हो रहा था और एक दिन शांति अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए उससे मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाती है। अचानक ही अपनी माँ को अपने ससुराल में देखकर आरती बहुत खुश होती है और भागकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, आप यहाँ, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता भी नहीं सकती। मुझे तो आना ही था बेटा, तूने तो अपनी माँ से बात करना ही छोड़ दिया। अमीर ससुराल वाले पाकर तू अपनी गरीब माँ को भूल गई ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर की जिम्मेदारियों में मुझे थोड़ा समय नहीं मिला। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आरती शांति को बिठाकर रसोई में चाय नाश्ता की तैयारी करने चली जाती है। तभी आरती से मिलने के लिए विनोद और विमला भी आ जाते हैं। दोनों शांति का हाल चाल पूछते हैं और उसके पास से उठकर चले जाते हैं। शांति को उन दोनों का ये स्वभाव थोड़ा अजीब सा लगता है, पर बेचारी कुछ नहीं कहती। जिसके बाद आरती अपनी माँ के साथ बैठकर चाय नाश्ता करती है और खूब बातें करती है। शाम ढले तब शांति जाने लगती है और आरती बोलती है, माँ रुक जाइए ना एक दो दिन मेरे पास। कैसी बात कर रही है बेटी, भला माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल में रुकती है? रुक जाइए ना, शादी के बाद पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मना मत कीजिए। ऐसे ही आरती अपनी माँ को अपने मायके में रुकने के लिए राजी कर लेती है, लेकिन शांति को उस घर में देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है। रात को विनोद जब कमरे में जाता है तो वो आरती पर भड़कते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गरीब फटीचर माँ को 2 दिन मेरे घर में रुकने के लिए कहने की? माँ है वो मेरी, इतने वक्त के बाद एक तो वो मुझसे मिलने आई है, तो क्या वो मेरे पास रुक भी नहीं सकती? अगर उन्हें रहना है ना तो जाकर अपने उस गरीब खाने में रहें, मेरे घर में नहीं। जुबान संभाल कर बात कीजिए, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। कल के कल ही अपनी माँ को इस घर से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही विनोद आरती को और भी कई जली कटी बातें सुनाता है। कमरे के बाहर खड़ी हुई शांति अपने अमीर दामाद की ये सारी बातें सुन लेती है। विनोद का ऐसा बर्ताव देखकर शांति को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। तभी शांति वहाँ आती है और आरती से बोलती है, अच्छा आरती बेटा, अब मैं जा रही हूँ। पर माँ, आप तो यहाँ रुकने वाली थी ना, आप क्यों जा रही हैं? वो क्या है ना बेटा कि तेरे ससुराल वालों को मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। ये क्या बोल रही हैं आप समधन जी, भला हम आपसे क्यों चिढ़ने लगे? आप चाहे कुछ कहे ना कहें, लेकिन दामाद जी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद हूँ ना। ये आपसे किसने कहा? आपकी बेटी ने कहा है क्या? मुझे आरती ने कुछ भी नहीं कहा। कल रात आपने जो कुछ भी आरती से कहा वो सब मैंने सुन लिया था। उस वक्त मैं कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी। मेरी वजह से आपको अपने घर में कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। शांति जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी आरती उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है, माँ
आप अकेली कहीं नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस अमीर घर में। ये तू क्या बोल रही है बेटा? अपना अच्छा खासा परिवार छोड़कर अपनी गरीब माँ के पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि आपने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, मुझे खिलाया है, मुझे चलना सिखाया है, इस काबिल बनाया है कि इस ससुराल की जिम्मेदारियां मैं उठा सकूं। जब इस घर में रहने वाले आपकी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं उनकी इज्जत क्यों करूं? मैं भी आपके साथ ही आऊंगी माँ। बहू, एक बार फिर से सोच ले, कहीं तुझे अपना ये फैसला भारी ना पड़ जाए। ये मेरा बेटा कभी तुझे वापस नहीं लेने आएगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझे लेने के लिए कभी वापस ना आए विनोद जी। आपने बस हमेशा मेरी माँ की गरीबी देखी है, कभी उनका प्यार, उनकी ममता वो नहीं देखी। बस बस, बहुत हो गया। तुझे जाना है तो चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा भी नहीं। जरा एक बार सोच कर तो देखिए, अगर मैं आपको आपकी माँ जी से अलग कर दूं, तब आपका जीवन कैसा होगा? अपनी माँ का हाथ पकड़कर आरती अपने ससुराल को छोड़कर चली जाती है, लेकिन आरती के कहे वो शब्द विनोद के कानों में गूंजते रहते हैं और देर से ही सही, पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अमीर दामाद अपनी गरीब सास के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और वापस से अपनी पत्नी को अपने साथ अपने ससुराल ले आता है। विशाल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। इसी बीच विशाल का दोस्त रोहन वहां आता है और बोलता है, अरे कहाँ बिजी है तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अबे यार, तुझे तो पता है ना, मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। वो भी इस साल का सबसे बोरिंग एपिसोड। जब सलमान भाईजान थे ना तो देखने का मजा ही कुछ और था, लेकिन अब तो अनिल कपूर कर रहे हैं और वो भी झक्कास तो कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा बिग बॉस, क्योंकि बिना सलमान खान के जरा भी मजा नहीं आ रहा है। सलमान खान तो अच्छे से क्लास लगा देता था, पर ये अनिल कपूर, इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। दोनों साथ बैठकर बिग बॉस देख रहे होते हैं कि तभी विशाल की भाभी कीर्ति दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उनको चाय नाश्ता देकर चली जाती है। कीर्ति दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। भाभी की ऐसी खूबसूरती देखकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो विशाल से बोलता है, यार एक बात बोलूं क्या तुझे? हाँ हाँ, बोलना, क्या बोलना चाहता है? अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब मुझे थोड़ी सा गिल्टी सा फील हो रहा है यह सब बोलते हुए, पर मन में जो बात आई उसे नजरअंदाज भी तो नहीं करा जा सकता ना। मैं ऐसा क्या बोलने वाला है जो तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है? बोल। अरे तेरी भाभी ना बड़ी सुंदर है, कसम से मुझे तो पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगने लगी भाभी। और भाभी का फिगर भी तो अच्छा है यार। रोहन के मुंह से अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वह तुरंत अपने दोस्त को गुस्से में घर से भगाने लगता है। शोर की आवाज सुनकर कीर्ति और उसका पति अमन वहां आ जाते हैं। अरे अरे विशाल, क्या हो गया भाई? क्यों मार रहा है रोहन को ऐसे? क्या कर दिया इसने? इसने भाभी पे गंदी नजर डाली। ये कह रहा है भाभी सुंदर है। अबे तेरी माँ सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरा पूरा खानदान सुंदर। अबे मेरी भाभी के बारे में ऐसा कैसे बोला तूने? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मेरे परिवार के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता, और तेरी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आकर मेरी भाभी को सुंदर कह रहा है। अबे तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। अरे विशाल, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैंने उसे वो नहीं बोला यार। तेरी भाभी मेरे लिए भी भाभी समान ही है। अबे साले, तेरी नियत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। और हाँ, दोबारा अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आ जाइयो, वरना जमीन में गाड़ दूंगा तुझे, समझा? और ये सॉरी वॉरी बोलने का या माफी मांगने का ड्रामा तो करियो मत, वरना घर में घुस के मारूंगा, तेरे पूरे खानदान को मारूंगा। अब मुझे तो तेरी शक्ल देख के घिन आती है, घटिया आदमी। और एक बात ना, कान खोल के सुन ले, मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ना तो जान से मार दूंगा मैं, समझा? गंदी नाली का गंदा कीड़ा, निकल यहाँ से। विशाल बहुत गुस्से में था। वो अपनी भाभी के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता था और वो गुस्से में अपने दोस्त को भगा देता है। ऐसे ही कुछ समय बाद विशाल और कीर्ति दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहां विशाल अपनी भाभी को खूब सारी चीजें दिलवाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से अमन घर आ जाता है और देखता है कि घर पर कोई नहीं है। अमन बार बार विशाल और कीर्ति को फोन करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठाता है।
आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई दोनों को कि दोनों मुझे बिना इन्फॉर्म किए घर से निकल गए। ऊपर से दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। कभी कभी तो मुझे इन दोनों पर शक होने लगता है, पर मैं इनका करूं क्या? कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अब अमन के मन में अपनी बीवी और भाई को लेकर शक पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब दोनों देवर भाभी शॉपिंग करके घर आते हैं तो अमन गुस्से से बोलता है, अरे क्या बात है, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे देवर और भाभी की जोड़ी। अमन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कैसे वर्डिंग का यूज कर रहे हो तुम? और हम दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे। फोन हमारा बैग में था, शायद इस वजह से हम दोनों को पता ही नहीं लगा। तुम दोनों की जैसी हरकतें हैं ना, तभी मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ। बस इतना कहूंगा कि अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, वरना जिस दिन मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना, तुम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी समझा रहा हूँ, वक्त है, समझ जाओ। इतना बोलकर अमन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब अमन बार बार देवर भाभी के बारे में यही सोचता रहता है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह उठकर विशाल और कीर्ति दोनों साथ में किचन में खाना बनाने लगते हैं। ये सब देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अमन बिना खाना खाए ही ऑफिस चला जाता है। अमन के जाने के बाद विशाल और कीर्ति दोनों घर पर अकेले होते हैं। माय डियर प्यारी सी भाभी, भैया तो घर पर है नहीं, तो चलो ना कुछ नॉटी नॉटी हो जाए। विशाल, मैं तो चाहती हूँ ना कि तुम्हारे भैया घर पे कभी भी न रहें, ताकि तुम और मैं सुकून से प्यार के 2 पल बिता सके। तुम्हारे भैया बार बार कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि इन्हें जान से ही मार दूं। सोचता तो मैं भी यही हूँ भाभी, लेकिन क्या करूँ, भाई है मेरा, भाई को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है ना आपके पास आने का, आपको छूने का, आपको महसूस करने का, उस चीज का फायदा तो मैं उठा ही लेता हूँ। वैसे भाभी हमारे कमरे में कोई नहीं है, तो चलो ना कुछ करते हैं, मजा आएगा। दोनों देवर भाभी बेडरूम में जाते हैं और वहां जाकर सुकून भरे प्यार के पल बिताने लगते हैं। तभी अमन की अचानक से आंख खुल जाती है और वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोलता है, ए भगवान, ये कैसा सपना था? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन देवर भाभी पे आज नजर रखनी पड़ेगी। इतना बोलकर अमन उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। इसी दौरान कीर्ति और विशाल दोनों घर पर अकेले होते हैं। विशाल के सिर में बहुत दर्द होता है और वो अपनी भाभी को अपने कमरे में बुलाता है। क्या हो गया विशाल, सब ठीक तो है ना? भाभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। कीर्ति अपने देवर के सर में तेल से मालिश करने लगती है। मालिश करने से विशाल को काफी राहत मिलती है और वो अपनी भाभी से बोलता है, भाभी आपको एक बात बताऊं, आपको तो पता है ना, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन आपको जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं आपको भाभी नहीं, मैं अपनी माँ मानता हूँ आपको। मैं हमेशा आपका ध्यान रखता हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे आप में अपनी माँ दिखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना विशाल, कि तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो और मैं तुम्हें भी अपना छोटा भाई और छोटा बेटा समझती हूँ। इसीलिए तो तुम्हें लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ कि तुम कैसे अपने करियर में आगे बढ़ोगे और कैसे तुम्हारी शादी होगी। सब कुछ सोचती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तभी वहाँ अमन आ जाता है। अमन को देखकर कीर्ति और विशाल घबरा जाते हैं। दोनों के मन में डर था कि अमन फिर से कुछ गलत न समझ ले। तभी अमन उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी और लक्ष्मण जैसे भाई के बारे में इतना गलत सोचा। आज मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ जो मैंने इस रिश्ते पर डाउट करा, और तुम्हारा रिश्ता देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, आप अपने आप को इतना भी गलत मत ठहराइए। विशाल और मुझे भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। जो हुआ उसे भूल जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते चाहे जो भी हो, विश्वास होना और भरोसा होना बहुत जरूरी है। भले ही हम दोनों देवर भाभी हैं, पर हम दोनों के बीच रिश्ता कैसा है ये तो आप अच्छे से जान ही गए हो ना। हाँ भैया, भाभी को मैं माँ मानता हूँ। जिस तरह से मैं आपको पिता मानता हूँ ना, उसी तरह से मैं अपनी भाभी को माँ मानता हूँ। उन दोनों की बातों से अमन को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों से माफी मांगता है। दोनों देवर भाभी अमन को माफ कर देते हैं, जिसके बाद
अमन का शक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।